नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का क्रांति यूट्यूब बैच 2.0 के अंदर। एक ऐतिहासिक शुरुआत एमपीपीएससी प्री 2026 का कोना कोना कतरा कतरा इस क्रांति 2.0 बैच में आपको यूट्यूब पर ही हम पढ़ाएंगे। एक भी क्वेश्चन हम नहीं चाहते कि प्रीलिम्स 2026 में हमारे क्वेश्चन पेपर में ऐसा आ जाए जो देख के हमको लगे कि यार ये हमने नहीं पढ़ा। हर क्वेश्चन हमको फंसाना है। और अगर आपने पिछले साल का क्रांति 1.0 वाला जो अटेंड किया था ना बैच, तो आपको पता होगा कि उस ट्रेलर ने अगर इतना कमाल कर दिया तो आप सोचिए तो मूवी है। वहां तो सिर्फ 50 लेक्चर का बैच था, यहां तो 50 नहीं, 100 नहीं, 150 नहीं, 200 तक जाने का हमारा लक्ष्य है। तो पूरी तरीके से मजा आने वाला है और बने रहिएगा। 10 महीने का लगभग हमारा सफर रहेगा। दिसंबर 2025 तक हमारा ये सफर रहेगा। 10 महीने की पढ़ाई रहेगी और हमको कंसिस्टेंटली, मुझे भी कंसिस्टेंट रहना है, आपको भी कंसिस्टेंट रहना है। आपको रिवीजन पे पूरी तरीके से ध्यान देना है और मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि आपकी सुविधा में किसी प्रकार की कोई कमी ना आए, आपके कंटेंट में किसी प्रकार की कोई किसी भी तरीके से कमी ना आए। दोस्तों, इस साल थोड़ा सा अलग कहानी चलेगी 2.0 बैच के अंदर। पिछले साल एक प्लेलिस्ट बनाई हमने 1.0 बैच की और 50 के 50 लेक्चर उसी प्लेलिस्ट के अंडर में थे, लेकिन अब की बार अलग अलग प्लेलिस्ट बनेंगी। उदाहरण के लिए कि अगर हम आपको क्रांति 2.0 बैच के अंदर टोटल 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं मान लीजिए, तो आपको हर सब्जेक्ट की प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर अलग अलग दिखेगी। प्लेलिस्ट वाले सेक्शन में जाके देख लेना, क्योंकि अगर हम एक ही प्लेलिस्ट में हर सब्जेक्ट घुसा देंगे तो वो मजा नहीं आएगा। आपको पता है मुझे एकदम प्रॉपर व्यवस्थित काम पसंद है, तो हर सब्जेक्ट की अलग प्लेलिस्ट बनेगी। जैसे कि ज्योग्राफी पढ़ाया जा रहा है तो ज्योग्राफी क्रांति 2.0 बैच, पॉलिटी पढ़ाया जा रहा है तो पॉलिटी क्रांति 2.0 बैच, हिस्ट्री पढ़ाया जा रहा है तो हिस्ट्री क्रांति 2.0 बैच, करंट अफेयर्स पढ़ाया जा रहा है तो करंट अफेयर्स क्रांति 2.0 बैच। इस तरीके से तो आपको सारी प्लेलिस्ट अलग अलग मिलेंगी। इतना आप सभी को क्लियर हो गया। आज की इस वीडियो से मैं आपके साथ पॉलिटी जो है स्टार्ट करने वाला हूं। और पॉलिटी के मैं हमेशा कहता हूं कि मैं हमेशा पॉलिटी, चाहे मेरा मेंस का ऑनलाइन कोर्स हो, चाहे ऑफलाइन हो, या फिर ये क्रांति यूट्यूब बैच ही क्यों ना हो, मैं आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा। कहां से? मैं आपको हमेशा वर्ड टू वर्ड पढ़ाऊंगा दोस्तों। कहां से? लक्ष्मीकांत की बुक से। 1 मिनट रुकना है ना, 1 मिनट, 1 मिनट, 1 मिनट। ठीक है, देखो अब फर्क सा आया। तो मैं आपको हमेशा जो है लक्ष्मीकांत की किताब से पढ़ाऊंगा। तो मजा आने वाला है हमको पॉलिटी में पूरी तरीके से, और ये उसी सेशन में आज लेक्चर नंबर 1 होगा। लेकिन कुछ पहले जरूरी बातें जान लें। जो लोग नए हैं इस क्रांति यूट्यूब बैच के बारे में, उनको नहीं पता होगा, तो शुरू करने से पहले आप ये पढ़ लीजिए। कंप्लीटली फ्री है, कोई खर्चा नहीं है किसी भी तरीके का। सारे लेक्चर्स यूट्यूब पर आएंगे क्रांति बैच के। ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। ऐप सिर्फ किनको डाउनलोड करना है? जिनको मुझसे पूरा मेंस का कंप्लीट कोर्स पढ़ना है, उनको ऐप पर जाना है। अन्यथा प्रीलिम्स के लिए तो यहीं पर यूट्यूब पर ही रहो, ठीक है। टारगेट एमपीपीएससी 2026 में ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन हमको फंसाने हैं। सीधा सा खुल्लम खुल्ला टारगेट है। प्रयास करो 100 के 100 फंसाओ। 100 नहीं फंसे तो कम से कम 90-80 फंसाओ। मजा आ जाएगा। सोच के कितना बड़ा सा अचीवमेंट लगता है। मैं एक्साइटेड हो रहा हूं इस चीज को लेके कि यार कैसा लगता होगा इतनी मेहनत करके और 80 क्वेश्चन अगर आप फंसा दो पेपर में। मतलब बिल्कुल पागलपन जैसा ही मुझे महसूस हो रहा है। मुझे नहीं पता ये 10 महीने का सफर कैसा रहने वाला है, लेकिन बड़ा यूनिक है। पूरी प्रोसेस ही यूनिक है, मैं सच बता रहा हूं। उसके बाद देखो, नोट्स, हैंड रिटन रजिस्टर आपको मेंटेन करना है। अगर मैं 10 सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूं तो आपको 10 रजिस्टर बनाने हैं। पतले पतले 50-50 रुपए वाले, 500 रुपए खर्च हो जाएंगे 10 रजिस्टर में। इतना तो कर लोगे ना साहब? चलो, पीडीएफ मांगनी नहीं है क्योंकि मिलेगी नहीं। पीडीएफ ना हमारी उस महबूबा की तरह है जो हमारी जिंदगी में है तो सही, लेकिन उसका कुछ फायदा नहीं है। पता है क्यों? क्योंकि हम उसके साथ दिन में बैठ के वक्त नहीं बिताते। हम उसके साथ वक्त नहीं बिताते तो हम उसे नहीं समझ पाते, ना वो हमें समझती। वही सेम हाल पीडीएफ का है। बहुत सारी रखी रहती हैं, समय हम बिताते नहीं हैं, तो कुछ फायदा नहीं है। हैंड रिटन नोट्स उस महबूबा की तरह है जिसके साथ हम दिन रात बैठ रहे हैं, कुछ बातें कह रहे हैं, कुछ बातें लिख रहे हैं, तो सीधी सी बात है कि हम उसको लंबे समय तक याद रखते हैं। हमारे दरमियान अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होती है। तो हैंड रिटन नोट्स का ये कमाल जलवा रहा है, हमेशा से रहा है। हर टॉपर की जिंदगी में रहा है, इनफैक्ट टीचर की जिंदगी में रहा है। ये पॉलिटी की लक्ष्मीकांत बुक भर रही हुई है लिख लिख के, सब पढ़ानी है आपको।
मीडियम कौन सा रहेगा? इंग्लिश और हिंदी दोनों, चाहे मैं पढ़ाऊं या इस बैच में कोई और टीचर पढ़ाए, दोनों माध्यम के विद्यार्थियों को लूट मचानी है, ठीक है। चलो मैं तो तुमको पॉलिटी के साथ स्टार्ट कर रहा हूं, तुमको बस इतनी गारंटी मैं दे देता हूं, पॉलिटी का एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा तुम्हारे प्रीलिम्स 2026 में, पहली चीज। दूसरा, तुमने पॉलिटी हर जगह पढ़ी होगी, मैं बहुत ही घटिया पॉलिटी पढ़ाता हूं, बहुत ही बेकार। तुमने जहां कहीं भी आज तक पॉलिटी पढ़ी है, मैं उन सारे टीचर्स में सबसे घटिया पॉलिटी आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। मजाक कर रहा हूं भाई, अच्छी पढ़ाऊंगा। तो ये देखो क्रांति यूट्यूब बैच लेक्चर 1, चलो ठीक है, बहुत बोल लिया इसके बारे में। ये फिलहाल जो तुमको सिलेबस दिख रहा है, ये अटैच कर लिया था मैंने कहा जस्ट इन केस तुमको सिलेबस नहीं पता। तो ये जितना भी सिलेबस है, आपको पता ना प्रीलिम्स की यूनिट नंबर 5 में पॉलिटी आती है, तो उसमें उन्होंने क्या, इंडिया की पॉलिटी और एमपी की पॉलिटी मिक्स है। तो जब इसी बैच में आपको पूरा एमपी पढ़ाया जाएगा ना, तो एमपी के सारे टॉपिक्स फिर एमपी की प्लेलिस्ट में अलग से पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। एमपी के बारे में आपको बीच बीच में चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरी एमपी पढ़ाई जाएगी एक साथ, पूरी एमपी से जितनी भी संबंधित यूनिट्स हैं वो सारी एक साथ में कवर कर दी जाएंगी। इंडियन पॉलिटी का जो सेक्शन है दोस्तों, वो दिखता बहुत छोटा है लेकिन है बहुत बड़ा। आपको भी पता है पॉलिटी इतनी आसान नहीं है, और यहां पर कोई सिर्फ एमसीक्यू नहीं करवाए जा रहे हैं, आपको एमसीक्यू प्लस थ्योरी दोनों करवाऊंगा। जी हां, थ्योरी पढ़ाऊंगा, कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा, क्वेश्चन वहीं से फंसेगा, और अच्छी प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यू करवाऊंगा। ओके, आज इस लेक्चर में संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को मैं शुरू कर रहा हूं। 2 लेक्चर्स लूंगा। आज पहला लेक्चर है, ऐसा नहीं एक ही लेक्चर में पूरा संविधान सभा पढ़ा डालूंगा। कुछ अलग करने की कोशिश नहीं करनी, जैसा मैं नेचुरल पढ़ाता हूं नेचुरल रहूंगा, ताकि आपको भी ऐसा ही लगे कि सर कुछ ऊटपटांग करने की कोशिश नहीं कर रहे, नेचुरल जैसे ऑफलाइन ऑनलाइन में पढ़ाते हैं बिल्कुल वैसे ही पढ़ा रहे, तो वही अप्रोच में रखूंगा। 2 पार्ट्स में हम संविधान सभा चैप्टर को कवर करेंगे, एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं होगा, बस मजे ही मजे होंगे हमारे। तो अब हम चलते हैं दोस्तों सीधे कहां पर, अपने व्हाइट बोर्ड की ओर, ठीक है। हमको है लिखकर आपको हमें पढ़ाना है, एक एक चीज आपके दिमाग में हमें घुसानी है, रजिस्टर में लिखते जाइएगा, ठीक है, मजा आता जाएगा। दोस्तों सबसे पहले हम यहां पर लिख लेते हैं कि हम कौन सा टॉपिक पढ़ रहे हैं। तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। क्या पढ़ रहे हैं दोस्तों हम यहां पर? तो हम यहां पर पढ़ रहे हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। 2x में कर लेना, 2x में कर लेना, 2x में तुमको मजा आएगा, ठीक है, फास्ट वाले हो तुम लोग, 2x में कर लेना, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, संविधान सभा। फैक्चुअल पर भी मैं फोकस करूंगा, बिना फैक्चुअल के तो प्रीलिम्स का वजूद ही नहीं है। एमपीपीएससी प्रीलिम्स का मतलब ही दूसरा क्या है, फैक्चुअल। तो संविधान सभा को हम पढ़ रहे हैं, यहां पर संविधान सभा को पढ़ रहे हैं, और मैंने आपको बता दिया है कि आज के लेक्चर में जो मैं आपको संविधान सभा पढ़ाऊंगा वो पार्ट 1 होगा, और फिर अगले लेक्चर में पार्ट 2 करेंगे, 2 लेक्चर में खत्म करेंगे, ठीक है। किताब दोस्तों मेरे सामने है, पॉलिटी की किताब मेरे सामने है, देखता जाऊंगा, पहले से कुछ प्री प्रिपरेशन नहीं करी, मैंने कहा नेचुरल रहने दो चीज को जितना है। किताब मेरे सामने है, देखता जाऊंगा चैप्टर, और जो जो मुझे कीमती लगता है, जहां जहां से क्वेश्चन तुम्हारे एग्जाम में फंसेगा वो सब तुमको करवाता जाऊंगा, ठीक है। जैसे कि पहली चीज जो मुझे वहां पर दिख रही है वो एमएन रॉय साहब का पॉइंट है, इससे तुम लक्ष्मीकांत पढ़ना भी सीख जाओगे मेरे साथ, गारंटी। जिस दिन पूरी पॉलिटी खत्म होगी ना, तुम लक्ष्मीकांत पढ़ना सिखा दूंगा मैं तुमको, बिल्कुल फुल नेचुरल। पहला मुझे पॉइंट दिख रहा है कौन सा, एमएन रॉय भाई साहब के संबंध में मुझे जो है पॉइंट यहां पर नजर आ रहा है। तो फर्स्ट पॉइंट क्या है कि किसके दिमाग में सबसे पहली बार संविधान सभा का विचार आया था? तो एमएन रॉय 1934 में कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का यानी कि संविधान सभा का इनके दिमाग में क्या आया था, विचार आया था। ये तो बहुत बेसिक है, अभी तो रुक जाइए, क्या क्या होना है सब आपको बताना है। 1934 में इनके दिमाग में क्या आया, 1934 में इनके दिमाग में संविधान सभा का दोस्तों क्या आया, विचार आया, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट ईयर है दोस्तों, जस्ट इसके 1 साल बाद का, और वो कौन सा है, 1935 का। क्योंकि 1935 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सबसे पहली बार किस चीज की डिमांड करी थी? सबसे पहली बार जो है इन्होंने संविधान सभा की डिमांड करी थी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सबसे पहली बार संविधान सभा की डिमांड कब करी? सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की क्या करी इन्होंने, मांग करी, डिमांड करी, है ना, डिमांड करी। इतना क्लियर हुआ?
कब किया दोस्तों कांग्रेस ने? बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आएगा कि किस वर्ष भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि आईएनसी ने संविधान सभा की मांग करी? तो 1935 में। इतना दोस्तों हमको क्लियर हुआ? बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी नाइस, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब हम थोड़ा सा बात करते हैं दोस्तों, एक छोटी सी मैं आपको चीज बता दूं कि आपको क्या लगता है कि अंग्रेजों को अचानक से सपना आया कि हम इंडिया के लोगों का संविधान बनवा देते हैं और संविधान सभा बनवा देते हैं? अच्छा, आपको वैसे बेसिक ये चीज पता है कि संविधान सभा का काम क्या होता है? इनका काम पता है? इनका काम होता है संविधान बनाना, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। इनका काम क्या होता है? संविधान बनाना, कॉन्स्टिट्यूशन बनाना। तो यार अचानक से अंग्रेजों को ऐसा क्या, ब्रिटिशर्स के दिमाग में ऐसा क्या आ गया भाई कि नहीं नहीं हम तो इंडिया के लिए एक संविधान सभा बनवाएंगे और वो संविधान सभा फिर कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी और फिर इंडिया कॉन्स्टिट्यूशन खेलेगा, फिर कॉन्स्टिट्यूशन चलेगा, इंडिया मजे करेगा। क्यों? इतने 200 साल से राज कर रहे थे ये लोग, इनको अचानक से क्या सपना आ गया? तो सुनो भाई, जो वर्ल्ड वॉर 2 था ना, वर्ल्ड वॉर 2 में लगभग वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेके 1945 तक के आसपास का समय है। तो वर्ल्ड वॉर 2 में अंग्रेजों को बहुत नुकसान हुआ। इनको नुकसान हुआ खूब तगड़ा वाला, झटका लगा इनको। और इंडिया में काफी लंबे समय से ऑलरेडी राज कर रहे थे, तो इंडिया को जितना लूट सकते थे इंडिया को ऑलरेडी उतना लूट चुके थे। फिर इनको लगा कि यार अपने को वर्ल्ड वॉर 2 में ऑलरेडी इतना नुकसान हो गया है और इंडिया से भी हमने लगभग सब कुछ लूट ही लिया है, तो फिर ये एट द एंड थक गए थे। इन्होंने कोई हमारे पर मेहरबानी नहीं करी। अगर इनको वर्ल्ड वॉर 2 का इतना बड़ा झटका नहीं लगता ना, तो हो सकता है 50 साल 100 साल और राज करते। नुकसान इतना भयंकर हुआ कि इन्होंने कहा कि अब इंडिया में रहने का कुछ फायदा नहीं है, कुछ नहीं हासिल हो रहा, उल्टा खर्चा ही खर्चा हो रहा है। अब इंडिया के लोग भी बगावत करने लगे हैं, हमारी वहां पे बैंड बजी पड़ी है वर्ल्ड वॉर 2 में, हिटलर ने पूरी ऐसी तैसी कर रखी है। तो इस तरीके से जो है वहां पर काम फंसता हुआ इनको दिखा। तो इन्होंने कहा कि चलो ठीक है, आप छोड़ो इनको, एक इनकी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनवा देते हैं और वो लोग मिलके फिर इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन जो है लिख लेंगे और फिर ये लोग खेलते रहेंगे अपना बढ़िया आराम से। तो ये उनका जो है लक्ष्य था। ठीक है, अब जो संविधान सभा बनाने की जो दोस्तों प्रोसेस है वो शुरू कहां से हुई वो समझो आप। ठीक है, क्या बोला मैंने? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली यानी कि संविधान सभा को बनाने की प्रक्रिया कहां से शुरू हुई? प्रोसेस कहां से शुरू हुई? कहां से शुरू हुई? इतना सिंपल समझ में आया? तो यहां पर दोस्तों लक्ष्मीकांत की आपकी किताब आपको पढ़ने के लिए कह रही है अगस्त प्रस्ताव के बारे में, जो कि 1940 में आया। क्या कह रही है दोस्तों? अगस्त प्रस्ताव के बारे में कह रही है, जो कि कब आया दोस्तों? 1940 में आया। ठीक है, तो सबसे पहले अंग्रेजों ने क्या प्रयास किया? आपको इससे दिखने में लिखने में दिक्कत तो नहीं? और साइड कर दूं मैं इसको थोड़ा सा? ठीक है, तो अंग्रेजों ने क्या कोशिश करी? अंग्रेजों ने कहा कि चलो यार इनकी संविधान सभा बनवा दें। तो उनका जो सबसे पहला जो प्रयास था वो किसके रूप में था? तो मैं यहां पर 3.1 बना के लिख रहा हूं। ऐसे आंसर राइटिंग में भी ऐसे लिखा करो आप लोग। 3.1 बना के मैं लिख रहा हूं यहां पर क्या? मैं यहां पर लिख रहा हूं दोस्तों अगस्त प्रस्ताव के बारे में, है ना? किसके बारे में लिख रहा हूं मैं यहां पर? अगस्त प्रस्ताव के बारे में, जो कि कब भेजा गया दोस्तों? जो कि भेजा गया 1940 में। बस ये आपकी जो लक्ष्मीकांत की किताब है ये आपको कह रही है कि अगस्त प्रस्ताव भेजा गया भारत में कब? 1940 में भेजा गया। जब दोस्तों ये भेजा गया था ना, तो उस टाइम पर ब्रिटेन के जो पीएम थे वो विंस्टन चर्चिल थे। ये भी याद रखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है। उस टाइम पर ब्रिटेन के पीएम, उस टाइम पर ब्रिटेन के जो पीएम थे वो कौन थे दोस्तों? तो उस टाइम पर ब्रिटेन के जो प्रधानमंत्री थे वो थे विंस्टन चर्चिल। कौन थे वो? विंस्टन चर्चिल। और उस टाइम पर इंडिया में जो वाइसरॉय था, आपसे पूछ लेगा कि जब अगस्त प्रस्ताव भारत आया तो उस वक्त भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो उनका आंसर भी जानना जरूरी है। लॉर्ड लिनलिथगो, वो भी बहुत जरूरी है। क्या बोला हमने आपसे यहां पर? हमने आपसे यह कहा कि इस दौरान, इस टाइम पर आपने ब्रिटेन के पीएम तो समझ लिए, लेकिन इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? इस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड
लिनलिथगो। कौन थे दोस्तों? लॉर्ड लिनलिथगो, ये वाइसरॉय थे। और विंस्टन चर्चिल कौन थे? वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे। दोनों चीजें क्लियर हो गई आपको? अच्छा, अब ये अगस्त का जो प्रस्ताव अंग्रेजों ने भेजा, ये जानना आपके लिए दोस्तों बहुत जरूरी है कि ये अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? विफल हो गया, यानी कि ये फेल हो गया। उसका कारण मैं आपको बता देता हूं। दो बड़े, मतलब एक ही इसका बड़ा सिंपल सा कारण है। क्या? कि ये जो है इंडिया को पूर्ण स्वराज नहीं दे रहा था, यानी कि कंप्लीट इंडिपेंडेंस का वादा नहीं कर रहा था। ये भारत को मात्र एक डोमिनियन का दर्जा देने की बात कर रहा था। काय की बात कर रहा था? ये इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। क्या दे रहा था? ये इंडिया को डोमिनियन स्टेटस दे रहा था। डोमिनियन दर्जा दोस्तों क्या होता है? डोमिनियन दर्जा एक ऐसा दर्जा है कि मैं तुमसे कहूं कि तुम जो चाहे वो कर सकते हो, पर मुझसे पूछ के। तो बताओ, क्या ये पूर्ण स्वतंत्रता हुई? क्या ये पूर्ण स्वराज हुआ? नहीं हुआ ना। तुम जो चाहे वो कर सकते हो, लेकिन कैसे? मुझसे पूछ के। भाई ये कैसी आजादी हुई? तो ये पसंद, ये इसी को कहते हैं डोमिनियन स्टेटस। ठीक है, तो क्या नहीं दी? डोमिनियन स्टेटस तो दिया, पर क्या नहीं दिया? संपूर्ण स्वराज नहीं दिया, कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दी। कंप्लीट इंडिपेंडेंस, संपूर्ण स्वराज का वादा, कंप्लीट इंडिपेंडेंस यानी कि संपूर्ण स्वराज का वादा नहीं किया। तो जब तुम हमको कंप्लीट इंडिपेंडेंस ही नहीं दे सकते, तो क्या करें? तुम्हारे इस अगस्त प्रस्ताव का झुंझुना बजाएं इसका हम? तो इसलिए अगस्त प्रस्ताव क्या हो गया? विफल हो गया, फेल हो गया। उसके बाद तुम्हारी लक्ष्मीकांत की किताब दोस्तों बात करती है किसके बारे में? क्रिप्स मिशन के बारे में, जो कि 1942 में आया है। ठीक है, 1942। दोस्तों यहां पर ना लगे हाथ आप एक चीज और समझ लो कि ये जो लॉर्ड लिनलिथगो भाई साहब है ना, ये इंडिया में 1936 से लेके 1943 तक रहे हैं। समझ रहे हैं आप इनका साल? कब से कब तक? 1936 से 1943। यानी कि अब जो मैं आपको क्रिप्स मिशन पढ़ाऊंगा वो कब का है? 1942। तो जब क्रिप्स मिशन आया उस दौरान भी वाइसरॉय कौन थे? लॉर्ड लिनलिथगो ही थे। इस बात को भी याद रखना, वापस हम इस बात को लिखेंगे नहीं। ठीक है, अगले पेज पे चलें। तो अब अगला पॉइंट कौन सा बनेगा? 3.2 बनेगा साहब। ठीक है, 3.2 बनेगा। तो यहां पर हम लिख देते हैं हमारा 3.2। 3.2। अब अंग्रेजों ने कहा कि अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया, अगस्त प्रस्ताव तो फेल हो गया, अब कौन सा मिशन भेजें इंडिया? तो अब हम इंडिया में कौन सा मिशन भेजेंगे? अब हम इंडिया में दोस्तों क्रिप्स मिशन भेजेंगे। 1942 के अंदर जो है दोस्तों क्रिप्स मिशन इंडिया में आया था। ठीक है, और इसको इंडिया में लाया कौन था? इसको इंडिया में कौन लाया वो भी जानना बहुत जरूरी है। इसको इंडिया में कौन लाया? तो इसको इंडिया में जो लाए थे वो थे स्टैफर्ड क्रिप्स। कौन लाए इसको इंडिया में? स्टैफर्ड क्रिप्स जो है इसको इंडिया में लाए थे। ये कह रही है आपकी किताब, है ना। स्टैफर्ड क्रिप्स आए थे जो कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट के कैबिनेट के जो है मंत्री थे उस दौरान। तो इनको जो है बहुत बड़ा काम जो है देकर जो है इनको भेजा। अब आप कहोगे कि सर इस दौरान ब्रिटेन के पीएम कौन थे? तो वो भी वहां पे विंस्टन चर्चिल आप लिख सकते हो, क्योंकि वो अभी बदलेंगे नहीं। वो जब बदलेंगे तो हम आपको बता देंगे। ठीक है, अच्छा, तो कौन लाया? स्टैफर्ड क्रिप्स जो है इस मिशन को इंडिया में लेके आए। अब यहां पर एक प्रश्न दोस्तों ये उठता है कि क्या ये पास हुआ या फेल हुआ? तो ये भी दोस्तों अगस्त प्रस्ताव की तरह क्या हो गया? फेल हो गया। कारण इसका बड़ा ही सिंपल था। पहला, संपूर्ण स्वराज नहीं देने की बात हो रही थी। क्या दिया जा रहा था? डोमिनियन दर्जा दे रहे थे ना, डोमिनियन दर्जा दे रहे थे, डोमिनियन दर्जा दे रहे थे। क्या नहीं दे रहे थे? क्या नहीं दे रहे थे? तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे ना। मैं यहां पर क्या करता हूं, इंडिपेंडेंस लिखने की जगह नहीं है, स्वराज लिख देता हूं यहां पर। कंप्लीट इंडिपेंडेंस नहीं दे रहे थे, नहीं दे रहे थे। ठीक है, यह कारण तुमको पता है। दूसरा कारण क्या है? दूसरी तरफ मुस्लिम लीग हल्ला कर रही थी कि हमको पाकिस्तान दो, पाकिस्तान दो, अलग से देश दो, अलग से देश दो। इन्होंने कहा ये तो जा रहे, अभी नहीं दे रहे कुछ भी। ठीक है,
तो मुस्लिम लीग की खोपड़ी खराब हो गई, बोले तुम हमको पाकिस्तान नहीं दे रहे, तो सेपरेट पाकिस्तान का ऑफर मना कर दिया। क्या मना किया? क्या ही फायदा हुआ सेपरेट पाकिस्तान बना के? पाकिस्तान की हालत देखो कितनी खराब है, चैंपियंस ट्रॉफी अच्छे से नहीं करवा पा रहे। सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को मना कर दिया। सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को, सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। सेपरेट पाकिस्तान की डिमांड को क्या कर दिया दोस्तों? मना कर दिया। तो ये मिशन भी क्या हो गया साहब? फेल हो गया। ये लो, ये भी साहब फेल हो गया। खत्म कहानी, खत्म कहानी। ठीक है, उसके बाद क्या सक्सेसफुल हुआ? फिर कैबिनेट मिशन आया 1946 में। कौन सा मिशन आया? कैबिनेट मिशन। इसको हम दोस्तों यहां पर लिख लेते हैं, कैबिनेट मिशन को 3.3। अब कौन सा मिशन आएगा? तो अब दोस्तों आएगा आपका कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। और ये कब आएगा दोस्तों? ये आएगा आपका 1946। कब आएगा? 1946। अब यहां पर क्या याद रखना है कि इस दौरान अब मुझे इस दौरान में आपको दो चीजें जो है यहां पर पढ़ानी पड़ेंगी, एक वाइसरॉय और दूसरे ब्रिटेन के पीएम, दोनों पढ़ा देता हूं मैं आपको। तो इस दौरान दोस्तों देखो, इस दौरान जो इंडिया के वाइसरॉय थे, वो दिख रहा है ना आपको, सारा दिख रहा है। इस दौरान जो इंडिया के वाइसरॉय थे, है ना, इंडिया के वाइसरॉय, इस दौरान जो इंडिया के वाइसरॉय थे उनका नाम था लॉर्ड वेवल। क्या नाम था दोस्तों उनका? उनका नाम था लॉर्ड वेवल। और जो अगस्त प्रस्ताव और जो क्रिप्स मिशन में आए थे, उस दौरान कौन था इंडिया का वाइसरॉय? लॉर्ड लिनलिथगो, क्योंकि वो 1936 से लेकर 1943 तक विराजमान थे। और इसका ईयर देखो 1946, तो वो तो जा चुके होंगे। अब कौन है इंडिया का वाइसरॉय? लॉर्ड वेवल। ठीक है, और इसी दौरान दोस्तों ब्रिटेन के जो पीएम थे ना, ब्रिटेन के पीएम, जो ब्रिटेन के पीएम थे उनका नाम भी जानना जरूरी है। अभी तक तो ब्रिटेन के पीएम अगस्त प्रस्ताव में और क्रिप्स मिशन में दोनों कौन थे? विंस्टन चर्चिल। अब यहां पर ब्रिटेन के पीएम भी बदलेंगे, अब उनका नाम आ जाएगा क्लेमेंट एटली। सीमेंट मत बोल देना, क्लेमेंट एटली। इतना क्लियर हो गया? दो फैक्ट्स क्लियर है। चलो बहुत बढ़िया। अब वैसे ये वाला फैक्ट तो जरूरी नहीं है, आपकी लक्ष्मीकांत की किताब में दे नहीं रखा है। चलो फिर भी हम इस चीज को लिखवा देते हैं ना, लिखवा देते हैं इस चीज को हम, कि कितने लोग आए थे कैबिनेट मिशन में। तो 3 लोग आए थे। तो इधर इधर लिखवा दूं, टोटल 3 लोग आए थे। टोटल 3 लोग आए थे। कहां आए थे? इंडिया आए थे इस मिशन को लेके। और क्या, घूमने तो जा नहीं रहे थे। तो सबसे पहले तो तुम्हारे वही क्रिप्स मिशन वाले स्टैफोर्ड क्रिप्स बेशरम आदमी था, फिर से आ गए, बोले अभी तुम्हारा मिशन फेल हुआ है, तुम फिर आ गए। बोले चलो ठीक है, अब की बार आए हैं तो गर्दा उड़ाएंगे। उस टाइम स्टैफोर्ड क्रिप्स भी गर्दा उड़ाते थे। तो स्टैफोर्ड क्रिप्स, ये क्रिप्स मिशन वाले भैया। ठीक है, उसके बाद एक पैट्रिक भाई साहब होंगे, कुछ पैथिक भाई साहब हैं, लॉर्ड पैथिक, है ना, लॉर्ड पैथिक। यार देखो, तुम कहो कि सर आप तो किताब से देख देख के पढ़ा रहे हो, तुमको पढ़ने से मतलब है कि मैं कहां से देख के पढ़ा रहा हूं, इस बात से मतलब है किताब मेरी, उसमें लिखा मैंने। तुम्हें क्या दिक्कत है? मैं कोई चलता फिरता गूगल थोड़ी ना हूं कि फैक्ट याद करूं। भाई मुझे पेपर थोड़ा ना देना कि मैं फैक्ट याद करूं। अब तुम बहुत मोटिवेट कर दो कि नहीं सर आप तो पेपर दो पेपर दो पेपर दो, तब मैं भी रटूंगा यार उसको बैठ के। तो मैं ये फैक्चुअल वाला पोर्शन दिमाग पे लोड लेने की कोशिश नहीं करता। कॉन्सेप्ट, अभी तो खैर कॉन्सेप्ट आने शुरू होंगे, तब आप वहां पर देखोगे कि मैं किताब में थोड़ा कम देख रहा हूं। मैं तो उस टाइम पे भी किताब में देखूंगा। कोई दिक्कत है तो बता दो साहब, है ना। टोटल 3 लोग आए थे, स्टैफोर्ड क्रिप्स, लॉर्ड पैथिक, और एक मैंने और लिखा होगा यहां पर एवी अलेक्जेंडर, है ना, एवी अलेक्जेंडर। वैसे ये लॉर्ड पैथिक भाई साहब भी अपने नाम के आगे लॉरेंस लगाते थे, लॉरेंस। ये लॉरेंस बिश्नोई नहीं है, लॉरेंस है ना, लॉरेंस, लॉर्ड पैथिक, लॉरेंस। और तीसरे कौन से थे? तीसरे थे एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, एवी अलेक्जेंडर। ये 3 लोग आए थे साहब, किसको लेके? कैबिनेट मिशन 1946। तो कोई भी तुमसे पूछे कि भारत की संविधान सभा किस मिशन के आधार पर बनी है,
कोई सा भी मिशन का नाम कोई ले मत मानना, कोई सी भी योजना का नाम ले मत मानना, कोई सा भी एक्ट का नाम ले मत मानना, केवल क्या बोलना, कैबिनेट मिशन 1946। ठीक है, तो मैं तुमको अगले पेज पे ये चीज लिखवा देता हूं, मैं आपको अगले पेज पर ये चीज लिखवा देता हूं। यहां पर ये एक क्वेश्चन क्रिएट हुआ, यहां पर एक ये क्वेश्चन क्रिएट हुआ कि भारत की संविधान सभा, शॉर्ट में लिख देते हैं कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, तो भारत की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली किस मिशन के आधार पर बनी थी, किस मिशन के आधार पर बनी थी। तो आंसर में आज आने दो, प्रीलिम्स में अगस्त ऑफर दे रहा है, क्रिप्स मिशन दे रहा है, कैबिनेट मिशन दे रहा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1947, लो भारत सरकार अधिनियम 1947। कंफ्यूज करने के लिए काफी जिसने ना पढ़ा हो, आपको खुल्लम खुल्ला आंसर देना है। कौन सा? आपको खुल्लम खुल्ला आंसर देना है साहब, कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन 1946। खत्म हो गया साहब, बढ़िया। अब तुम ये सोच रहे होगे कि ये प्लान सक्सेसफुल हुआ कैसे, क्या सर इसमें डोमिनियन स्टेटस की बजाय कंप्लीट इंडिपेंडेंस दे दी थी? नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। अगर मैं तुमको पीछे वाले पेज पर यहां पर लेके जाऊं ना, तो इन्होंने भी ना तो कंप्लीट इंडिपेंडेंस दी इन्होंने, ना तो इन्होंने पूर्ण स्वराज का वादा किया, और ना ही सेपरेट पाकिस्तान का वादा किया, ना ही सेपरेट पाकिस्तान का वादा किया। तो अब आप सोच रहे होंगे सर ये दो चीजें ना करने पर पिछले मिशंस तो फेल हो गए, और यही दो सेम चीज ना करने पर कैबिनेट मिशन सक्सेसफुल हो गया। तो देखो क्या होता है कि कभी कभी तुम खाना नहीं खा रहे हो, ठीक है, और तुम्हारे माँ बाप तुमको बार बार मनाने आ रहे हैं, बेटा खाना खा ले। पहली बार आए माँ बाप, मेरा प्यारा बच्चा खाना खा ले प्लीज। अच्छा नहीं, मैं नहीं खा रहा। दूसरी बार पेरेंट्स फिर आए, देखो मेरा बच्चा कैसा है, खाना खा लेना बेटा। मैं नहीं खा रहा। फिर तीसरी बार पेरेंट्स फिर आए, खा रहा है नहीं खा रहा, गाल पे लगाऊंगी झापड़। खा रहा हूं, कभी खा रहा हूं, मैं तो सोच ही रहा था कब से कि अब खा लेना चाहिए, काफी रात हो गई है। तो तीसरी बार में जब लगता है ना कि भाई कुछ नहीं मिलेगा, जो मिल रहा है चुपचाप उसको रख लो, वैसी वाली सिचुएशन हो गई कैबिनेट मिशन के साथ। क्योंकि इतनी बार पहले के उन्होंने, कांग्रेस भी देख रही थी, मुस्लिम लीग भी देख रही थी, बोले भाई इन अंग्रेजों की बस की तो बात नहीं है, इसलिए अभी फिलहाल जो दे रहे हैं उसको आप रख लो और संविधान सभा बनाओ। संविधान सभा बन जाएगी, संविधान भी बन जाएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। क्योंकि 1947 में जब लॉर्ड माउंटबेटन प्लान आया था, तब जाके फिर और चीजें कंफर्म हुई कि भाई अंग्रेज अब लोग जो है जा रहे हैं, अब हम बढ़िया अपना देश जो है आराम से चलाएंगे। इतनी बात क्लियर हुई। चलो, तो ये वैसी कुछ बात थी कि जब लास्ट में कुछ नहीं मिल रहा तो कम से कम कुछ तो रख लो, नहीं तो ये भी क्या हो जाएगा साहब, ये भी चला जाएगा। ठीक है, अच्छा अब यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, जो आपकी लक्ष्मीकांत की किताब में नहीं होते हैं ना, ध्यान से समझना। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स ये आपको ना के बराबर किताब और नोट्स में मिलेंगे, ये मेरी गारंटी है ना। नॉट इन लक्ष्मीकांत, ये बताना भी जरूरी है ना। देखो ये लक्ष्मीकांत में हर चीज नहीं है, लेकिन हर चीज की शुरुआत लक्ष्मीकांत से ही होती है। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं जरा देख लो। पहला फैक्ट क्या है दोस्तों? पहला फैक्ट है 6 जून 1946। कौन सा ईयर बता रहा हूं दोस्तों, ध्यानपूर्वक सुनना। 6 जून 1946, 6 जून 1946 दोस्तों। 6 जून 1946 ये वो दिन था जब मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनाया था, है ना। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को क्या किया, अभी लिख देता हूं कैबिनेट मिशन, फिर नीचे सीएम लिख दूंगा, ठीक है, शॉर्ट में। मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को एक्सेप्ट किया, है ना। क्या किया? एक्सेप्ट किया, अपनाया।
कैबिनेट मिशन को अपना लिया, बोले ठीक है भाई कोई दिक्कत नहीं है, चलन दो आप तो गाड़ी, हम अपना रहे हैं कैबिनेट मिशन को, ठीक है। फिर एक लिखो 29 जुलाई 1946, एक डालो भाई डेट वहां पर, एक डेट वहां पर डालिए, लाल से लिख देते हैं 29 जुलाई 1946, 29 जुलाई 1946। इस दिन मुस्लिम लीग ने कैबिनेट मिशन को अपनाने से मना कर दिया, रिजेक्ट कर दिया। बोले यार ये कैबिनेट मिशन वाले जल्दबाजी में कुछ तो पागल बना गए, हमको समझ में नहीं आया। एक महीने बाद याद आया कि बोले एक्सेप्ट नहीं करना था, रिजेक्ट करना था, तो उनको एक महीने बाद याद आया। तो उन्होंने क्या किया कि मुस्लिम लीग ने क्या किया दोस्तों, मुस्लिम लीग ने, अब कैबिनेट मिशन को सीएम लिख रहा हूं, ठीक है, मुस्लिम लीग ने ये कैबिनेट मिशन है ना, कैबिनेट मिशन को क्या कर दिया, कैबिनेट मिशन को रिजेक्ट कर दिया। इतनी चीज समझ में आई। अब एक तारीख और सुन लो, 16 अगस्त 1946, ये हुई ना बात, ये आया था इस बार प्रीलिम्स 2025 में, 16 अगस्त 1946। अब सुनो इसमें क्या हो रहा, 16 अगस्त 1946 तुम्हारे एग्जाम में आया था प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, कि मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, ऐसे क्वेश्चन आया था कि इस तारीख को कुछ तो हुआ था, क्या हुआ था, तो इस तारीख को प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस यानी कि डायरेक्ट एक्शन डे, डायरेक्ट एक्शन डे, प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया था किसने, मुस्लिम लीग ने। लेकिन चलो साहब ये तो अब बीत गई चीज, आ चुका क्वेश्चन, तो ऐसे पढ़ना पड़ता है, पॉलिटी में भी हिस्ट्री कनेक्ट करनी पड़ती है शुरुआत में। लेकिन डायरेक्ट एक्शन डे आया क्यों था वो भी तो जानना जरूरी है ना, डायरेक्ट एक्शन डे क्यों आया था ये भी तो जानना जरूरी है। तो इसका कारण ही तो दोस्तों मैंने ऊपर लिखा है यहां पर, कि मुस्लिम लीग फ्रस्ट्रेट हो गई कैबिनेट मिशन से और उनको डर लगने लगा कि भैया ये हमने क्या अपना लिया, हमारी तो बैंड बच जाएगी, हमें तो कुछ भी नहीं मिला। समझ रहे हैं आप बात को, क्यों आया था, तो उसका कारण जो है आप सुनिए। मुस्लिम लीग को लगा कि हमने कैबिनेट मिशन को अपना के गलती कर दी है ना, मुस्लिम लीग को शॉर्ट में एमएल लिख दूं, मुस्लिम लीग को लगा कि हमने कैबिनेट मिशन को अपना के गलती कर दी है, कैबिनेट मिशन को अपना के क्या कर दी है, गलती कर दी है, और अब हमको कुछ नहीं मिलने वाला, और अब हमको कुछ नहीं मिलने वाला, कुछ नहीं मिलने वाला। नाउ वी आर नॉट गोइंग टू गेट एनीथिंग, व्हाट द हेल वी हैव डन, ये हमसे क्या हो गया, बिलंडर मिस्टेक हुई गवा। अब बिलंडर मिस्टेक हुई गवा तो हुई गवा, अब क्या हो सकता है। तो इन्होंने क्या कहा, भैया अब तो दंगे करवाएंगे, क्या करवाएंगे, दंगे करवाएंगे। तो पूरे देश में दंगे करवाए, पूरे देश में, बोले खुल्लम खुल्ला दंगे करो, पूरे देश में दंगे कराए। इसको कहते हैं डायरेक्ट एक्शन डे, ठीक है। इन्हीं दंगों को कहा जाता है क्या, इन्हीं दंगों को कहा जाता है डायरेक्ट एक्शन डे। और कभी आपसे पूछ लेना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस जब मुस्लिम लीग ने चलाई तो उसमें सबसे ज्यादा नुकसान किसे हुआ, तो सबसे ज्यादा नुकसान हुआ था कलकत्ता को, ठीक है। मैक्सिमम लॉस कहां हुआ, मैक्सिमम लॉस कहां हुआ, तो आंसर आ जाएगा दोस्तों कैलकाटा, जिसे अब हम कोलकाता बोलते हैं। इतना क्लियर हो गया साहब, इतना क्लियर हो गया, कोई दिक्कत कोई परेशानी तो नहीं यहां तक। चलो तो अब आप समझ गए पूरी कहानी, कौन कैसा क्या, ठीक है। अच्छा अब देखो एक क्वेश्चन आता है कि जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मनाया, मुस्लिम हिस्ट्री में आता है कि जब प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस मुस्लिम लीग ने बनाया तब उस टाइम पर इंडिया के वाइसरॉय कौन थे। अब मुझे बताओ ये प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस किस साल मनाया जा रहा है, 1946। 1946 में क्या आया था, कैबिनेट मिशन।
कैबिनेट मिशन में मैंने तुमको कौन से वाइसरॉय लिखवाए, जरा बताना। कैबिनेट मिशन में वाइसरॉय लिखवाए कौन से? लॉर्ड वेवल। तो कभी भी हिस्ट्री में क्वेश्चन आ जाए ना कि प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस, डायरेक्ट एक्शन डे जब मुस्लिम लीग ने चलवाया, तो उस टाइम पे भारत के वाइसरॉय कौन थे? तो लॉर्ड वेवल थे। ऐसे ऐसे क्वेश्चंस कनेक्ट हो जाते हैं साहब, ठीक है। तो अब जो अभी जो हिस्ट्री संबंधित टाइप का क्वेश्चन था वो अब हमने यहां पर जो है कर लिया है। अब हम बढ़ते हैं दोस्तों, कहां पर? आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे क्या कहानी लिखी है। तो ये हमारा हो गया। अब हम चलते हैं फाइनली कि संविधान सभा बनाई कब गई। क्वेश्चन समझना, संविधान सभा बनाई आखिर कब गई? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब मनाया गया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट यानी कि स्थापना कब हुई? जैसे ही ये वाला क्वेश्चन आता है ना, व्यक्ति को लगता है कि ये पूछा जा रहा है कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई। नहीं, वो पूछ रहा है कि संविधान सभा बनी कब। तो नवंबर 1946 में, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का एस्टैब्लिशमेंट कब हुआ? संविधान सभा की स्थापना कब हुई? आंसर सुन लो, आंसर आपको यहां पर बोलना है नवंबर 1946। इतना हो जाएगा। अब सुनो, संविधान सभा की कुल जो स्ट्रेंथ थी उसमें कितनी संख्या थी वो अब आप देखिए साहब, ठीक है। संविधान सभा की कुल स्ट्रेंथ कितनी थी इसको आप देखें। संविधान सभा यानी कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की टोटल स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ जानते हो क्या होती है? संख्या, कितने लोग उसमें होंगे। टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? तो टोटल स्ट्रेंथ थी दोस्तों 389। इतना क्लियर हुआ? टोटल स्ट्रेंथ कितनी थी? टोटल स्ट्रेंथ थी 389। लेकिन यहीं पर मैं लगे हाथ आपको ये बता देता हूं कि जब बंटवारा हो गया था देश का आफ्टर पार्टीशन, तो ये 299 बची थी, ठीक है। आफ्टर पार्टीशन, आफ्टर पार्टीशन यानी कि बंटवारे के बाद। अबे यार क्या हो रहा है? यानी कि बंटवारे के बाद कितनी बची? तो बंटवारे के बाद साहब कम हो गई, फिर कुछ पाकिस्तान में चली गई ना। तो बंटवारे के बाद साहब ये बची थी कितनी? 299। कितनी बची थी? 299। एक फैक्ट यहां पर हो गया। लेकिन ये 299 तो दिमाग में रखो, अभी मैं 389 का आपको बंटवारा बता रहा हूं, ठीक है। 389 का बंटवारा बता रहे हैं हम आपको। तो 389 का बंटवारा साहब कैसे था, ध्यानपूर्वक देखिएगा। 389 का बंटवारा कुछ ऐसे था कि एक तरफ थी हमारी 296 सीट और दूसरी तरफ 93 बची होंगी। फिर बिल्कुल सही है, बहुत बढ़िया, शाबाश। दूसरी तरफ कितनी बची हमारी? दूसरी तरफ बची हमारी 93 सीट्स। ये इधर आ गई और ये इधर आ गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 93 सीट्स थी ये किसके लिए थी? ये किसके लिए थी 93 सीट्स? तो ये देसी रियासतों के लिए है ना, प्रिंसली स्टेट्स। मतलब वो राजा रजवाड़ों के जो इलाके थे ना उनको दी गई 93 सीट्स कि उन लोगों की साइड से जो है लोग आएंगे यहां पर संविधान सभा में। और ये जो 296 थी ये बेसिकली ब्रिटिश प्रोविंसेस कहलाते थे, यानी कि ब्रिटिश प्रांत। आज के टाइम पे तुम स्टेट कहते हो, उस जमाने में प्रोविंस कहते थे। आज के टाइम पर तुम राज्य कहते हो, उस टाइम पर प्रांत कहते थे। क्लियर है? तो ये 296 सीट्स दोस्तों किसकी थी? ध्यान से सुनिएगा। ये थी आपकी ब्रिटिश प्रोविंसेस,
ब्रिटिश प्रोविंसेस, यानी कि ब्रिटिश प्रांत। ये कुछ नहीं, जैसे आज के टाइम पर राज्य होते हैं, ये उस टाइम के स्टेट समझ लो आप, ठीक है। अब ये जो ब्रिटिश प्रोविंसेस के अंदर जो दोस्तों 296 सीट्स थी, ये भी फिर जो है दो कैटेगरी में बटी हुई थी। कितनी कैटेगरी में बटी थी ये भी साहब आपकी दो कैटेगरी में बटी थी। पहली कैटेगरी थी कहां से? पहली कैटेगरी थी उन 11 प्रांतों से जो कि गवर्नर के अंडर में आते हैं। तो जो 292 सीट्स, 292 कहां से थी? 292 सीट्स जो थी ना दोस्तों, वो 11 गवर्नर प्रोविंसेस, 11 गवर्नर प्रोविंसेस, यानी कि 11 राज्यपालों के अंदर में, मतलब राज्यपालों के अधीन आने वाले 11 प्रांत। इतना क्लियर हो गया दोस्तों? तो 296 सीट ब्रिटिश प्रांतों से थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब 296 में से भी जो 292 सीट्स थी वो कहां से आ रही थी? वो उन 11 प्रोविंसेस, वो उन 11 प्रांतों से आ रही थी जिन प्रांतों पर गवर्नर्स का राज होता था। क्लियर हुआ? और अब जो बची हुई बाकी की, देखो 296 में से 292 इधर आ गई। अब बची कितनी? अब बची 4 सीट्स। अब ये 4 सीट चीफ कमिश्नर की साइड से आ रही होगी, बिल्कुल सही। ये कौन से इलाके से आ रही हैं 4 सीट्स? तो वो भी आप देख लीजिए। ये मुख्य आयुक्त, यानी कि ये मुख्य आयुक्त, यानी कि ये चीफ कमिश्नर वाले इलाके से आएंगी। ये 4 कहां से आएंगी? चीफ कमिश्नर वाले इलाके से। चीफ कमिश्नर का मतलब दोस्तों क्या होता है? चीफ कमिश्नर का मतलब क्या होता है? बड़ा सिंपल सा होता है, मुख्य आयुक्त। मुख्य आयुक्त, समझ गए? टोटल कितनी सीट? 389। पार्टीशन के बाद कितनी बची? 299। 389 में से एक तरफ कितना? 296, दूसरी तरफ कितना? 93। 296 में भी दो कैटेगरी। 292 कहां से आएंगी? उन 11 प्रांतों से आएंगी जहां पर गवर्नर का राज था। और बाकी की 4 सीट कहां से आएंगी? उन इलाकों से आएंगी जिनका कंट्रोल चीफ कमिश्नर्स, यानी कि मुख्य आयुक्तों के पास था। इतना क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया साहब। चलो, अब क्या कहा गया? अब क्या कहा गया कि इन सभी को कितनी कितनी सीट मिलेंगी? इन सभी को कितनी कितनी सीट मिलेंगी? ये उनकी जनसंख्या के हिसाब से जो है देखा जाएगा। मतलब क्या होगा कि 10 लाख आबादी में से एक सीट जो है मानी जाएगी। इतना क्लियर होगा? अगर देश में 1 करोड़ लोग रह रहे हैं तो क्या 1 करोड़ लोगों को 1 करोड़ सीट देके सबको नेता बना दोगे क्या? नहीं ना। तो 1 करोड़ को हमने क्या किया? हमने 10-10 लाख के टुकड़ों में बांटा। तो 1 करोड़ में 10-10 लाख के कितने सेट बनेंगे? 10 सेट। 10 लाख इंटू 10 तभी 1 करोड़ बनता है। तो हमने 1 करोड़ लोगों को टोटल 10 सीट दी, यानी कि 1 करोड़ लोगों में से 10 नेता निकल के आएंगे। इसको कहते हैं कि 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर 1 सीट दी गई। ठीक है, यहां पर लिख दूं इस बात को। 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर, यानी कि 10 लाख की जनसंख्या पर, 1 मिलियन की पॉपुलेशन पर 1 सीट दी गई। तो ऐसा ही होता है भाई, सबको थोड़ा ना दे दोगे सब नेता बन जाएंगे, हैं? ऐसा नहीं करना है। ठीक है भैया, चलो। अच्छा, एक चीज और देख लो साहब, फिर एक चीज और देख लो, एक चीज और देख लो। 229 और 70 वाला लिखवाऊं? थोड़ा सा डिसीजन मेकिंग करनी पड़ती, कौन सा वाला लिखवा दें, कौन सा वाला आपको ना लिखवाएं। इसी फ्लो चार्ट में लिखवा देता हूं साहब, बढ़िया रहेगा। 229 लिखवा देता हूं एक तरफ, और एक तरफ आपको 70 करवा देता हूं इसी डायग्राम में। ठीक है, ये जो 292 है ना साहब, ये जो 296 है, ऊपर जो 296 टोटल लिखा हुआ है ना, इसको आप कर लो 229। ठीक है ना? कैसे कर लो 229? देख लो, मैं सोच रहा हूं एक ही जगह पर आपको ज्यादा से ज्यादा करवा दूं। 296 है तो ये पार्टीशन के बाद 229 रह गई थी। ठीक है, ये बंटवारे के बाद
ये बंटवारे के बाद, पार्टीशन के बाद कितनी रह गई? 229 रह गई थी। कितनी रह गई थी साहब? 229 है ना। एक तो क्या लक्ष्मीकांत में बस एक दिक्कत है, हर चीज पैराग्राफ में छोटी छोटी इतनी लिखी हुई है, क्रॉस वेरीफाई कर लेता हूं मैं कि भाई चीज गलत नहीं होनी चाहिए। 229 मेरे हिसाब से ठीक है, मुझे मिल नहीं रहा वो कहां लिखा था। चलो कोई बात नहीं, टाइम नहीं वेस्ट कर रहे बेवजह। ठीक है, तो टोटल सीट 389 से घट के 299, यहां पर टोटल 296 से घट के 229, और यहां पर 93 से घट के ये घटकर कितनी हो गई? 70 सीट्स हो गई। कब? बंटवारे के बाद, आफ्टर पार्टीशन। तो देखो इसी से हो गया। टोटल सीट बोलो मेरे साथ 389, बंटवारे के बाद टोटल बोलो 299। 389 को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया? 296 जो कि ब्रिटिश प्रांतों के पास, और बाकी की 93 सीट राजा रजवाड़ों के पास। ये 296 पार्टीशन के बाद कम होके कितनी रह गई? 229। और यहां राजा रजवाड़ों की 93 सीट कम होके कितनी रह गई? 70 रह गई। कितनी? 70। अगर हमारे कनपुरिया में बोलेंगे तो वो 70 नहीं बोलेंगे, बोलेंगे 70 रह गए साहब। तो 70 सीट रह गई, समझ रहे हो ना भैया? तो 70 सीट बची हैं। अब देखो आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये आपको कहानी क्लियर हो गई? अरे यार जी कहाँ खिंच रहा है, कहाँ खिंच रहा है? खिंच खिंच के कहाँ जा रहे हो? अभी तुमने पीछे देखा ना कि ब्रिटिश प्रांतों को कितनी सीट दी गई? 296। तो अब देखो उन 296 सीटों को इन्होंने 3 समुदायों में बांटा था, मुस्लिम, सिख और जनरल। जनरल तब भी था यार, बड़ा बड़ा प्राचीन किस्म का है जनरल। मुस्लिम, सिख और जनरल। ठीक है, तो यहां पर एक जानने वाला फैक्ट है कि जो 296 सीट्स, जो 296 सीट्स ब्रिटिश प्रांतों को दी गई। अरे यार ये अलग ही लफड़ा है यार इसका। यार क्या होता है ना, अभी रात के 9:30 हो रहे हैं, मैं अभी एकेडमी में ही हूं, सुबह से आया हूं तो चक्कर से आने लगते, पेन छूट रहा है। तो जो 296 सीट्स ब्रिटिश प्रांतों को दी गई थी, उसको 3 समुदायों में बांटा गया। ठीक है, उसको 3 मेजर कम्युनिटीज में बांटा गया। 3 मुख्य समुदायों में, 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया। कितने मुख्य समुदायों में बांटा गया? 3 मुख्य समुदायों में बांटा गया। कौन कौन से थे ये 3 मुख्य समुदाय? जान लीजिए। एक तो था आपका मुस्लिम, दूसरे थे आपके सिख, और तीसरा था आपका क्या? जनरल, जिसको आप हिंदी में बोल लीजिए सामान्य। जनरल में मुस्लिम और सिख के अलावा जो भी बच गए वो सब आएंगे। ठीक है, मुस्लिम और सिख के अलावा सारे यहां आएंगे, सारे जनरल में आएंगे। इतना क्लियर हुआ? अब आ जाते हैं हम, तगड़ी बात कर लेते हैं साहब। क्या बात कर लेते हैं? तगड़ी बात कर लेते हैं। चुनाव का तरीका, मैनर ऑफ इलेक्शन, मैनर ऑफ इलेक्शन यानी कि निर्वाचन का तरीका। मैनर ऑफ इलेक्शन मतलब निर्वाचन का
तरीका। कहां पर निर्वाचन का तरीका? संविधान सभा में। कहां पर निर्वाचन का तरीका? संविधान सभा में निर्वाचन का तरीका। क्वेश्चन फंसेगा ही फंसेगा अगर यहां से आएगा तो। अब संविधान सभा में निर्वाचन का तरीका दो कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा ना साहब, मुझे तो दो कैटेगरी में पढ़ना पड़ेगा। अब आप कहोगे सर दो कैटेगरी में काय को पढ़ना पड़ेगा? सुन लो, क्योंकि एक तरफ थी 296 सीट्स ऐसे ही बांटी थी, और दूसरी तरफ कितनी थी? 93 सीट्स ऐसे ही बांटी थी दोस्तों, तभी मिलके 389 हुआ था। ये ब्रिटिश प्रांतों की थी और ये प्रिंसली स्टेट्स यानी कि देसी रियासतों की थी। इतना क्लियर हुआ? अब ये जो 296 सीट थी ना, ये कैसे, इनका निर्वाचन कैसे हो रहा है समझना। यहां पर जो है अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ था। क्या हुआ था? अप्रत्यक्ष चुनाव, ठीक है। और यहां पर तो चुनाव हुआ ही नहीं, यहां तो मनोनीत किया गया था। यहां तो क्या किया गया था? मनोनीत किया गया था, मनोनीत। और यहां हुआ था इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव। अब इनडायरेक्ट इलेक्शन कैसे हुआ साहब? सुनना, ये 296 सीट याद करो। ये 296 सीट में से जो 292 सीट थी वो वाला याद आ रहा है? तो चलो उनको तुम याद ना भी करो, इसको 292 और 4 में मत बांटो, हम टोटल 296 सीट की बात करते हैं। तो ये 296 सीट जिन भी प्रांतों से आ रही थी, तो प्रांत उस समय आज का क्या है? स्टेट। हर स्टेट के अंदर क्या होती है? विधानसभा होती है। उस विधानसभा के अंदर विधायक बैठते हैं। तो डायरेक्टली जनता ने इन 296 लोगों को नहीं चुना था। इन 296 सीट पर कौन बैठेगा, ये उन प्रांतों के विधायकों ने चुना था। समझ में आई चीज? इसीलिए इनडायरेक्ट इलेक्शन है। जैसे कि राज्यसभा में जाके कौन बैठता है, कौन नहीं बैठता, क्या हम लोग, जनता वोट करती है? नहीं, विधायक लोगों की तरफ से जो है वोट हो जाते हैं। चलो राज्यसभा का भी आप मत पढ़ो, मत समझो, कोई बात नहीं, बैठ सकता है राज्यसभा में जाके, बट वहां पर डायरेक्ट इलेक्शंस का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट कम हो जाता है। आप प्रेसिडेंट इलेक्शन की आप बात करो, सबसे सिंपल बात, प्रेसिडेंट के चुनाव में क्या तुम डायरेक्ट जनता जाके वोट देती है? नहीं। प्रेसिडेंट के चुनाव में जाके कौन वोट देते हैं? यही नेता लोग जाके वोट देते हैं। समझ में आ रही है आपको बात? तो इनडायरेक्ट इलेक्शन की हम बात कर रहे हैं। अभी मैं ज्यादा आपको इलेक्शन, राज्यसभा के चुनाव, कैसे रिटायर होते हैं, कितने रिटायर होते हैं, बाद में बात करेंगे। मैंने गलती कर दी अभी स्टार्ट करके, प्लीज कंफ्यूज मत होना उस चीज को लेके। मैं बस तुमको इनडायरेक्ट इलेक्शन जो है यहां पर समझाने की कोशिश कर रहा हूं, जहां पर डायरेक्टली जनता ने वोट ना दिया हो। तो मैंने क्या बोला, ध्यान से सुनना दोस्तों, है ना, ध्यान से सुनना। ये 296 सीट्स पर जो 296 लोग बैठेंगे, ये 296 सीट पर जो 296 लोग बैठेंगे, ध्यान से सुनना, ये 296 सीट पर जो 296 लोग बैठेंगे, तो ये जिस भी प्रोविंस से आए होंगे, किसी ना किसी प्रांत से तो आएगा, नेता किसी ना किसी राज्य से तो आता है, तो ये जिस भी प्रोविंस से आए होंगे, तो ये जिस भी प्रांत से आए होंगे, वहां के विधायकों ने, मतलब वहां की जो विधानसभा थी उसके मेंबर्स ने इनको चुना है ना। तो वहां के विधायकों ने इनको चुना है। तो जब नेता लोग किसी और नेता को चुन रहे हैं तो जनता का इन्वॉल्वमेंट तो हुआ नहीं ना। तो हमने यहां से क्या सीखा? तो हमने यहां से सीखा, जनता ने वोट नहीं दिया, जनता ने वोट नहीं दिया। यह बात समझ में आई?
जनता ने वोट नहीं दिया। और यहां तो जनता बनता कुछ पूछो ही मत, यहां तो निर्वाचन हो ही नहीं रहे, चुनाव हो ही नहीं रहे। यहां पर क्या हो रहा है, ये 93 सीट कहां से आ रही हैं, ये राजाओं के इलाकों से आ रही हैं। 93 प्रिंसली स्टेट से आएंगी। तो यहां पर जो मनोनीत किया था वो किसने किया था, प्रिंसली स्टेट यानी कि देसी रियासत के जो राजा थे उन्होंने अपने यहां से एक व्यक्ति को नॉमिनेट किया। क्या किया, एक मेंबर को नॉमिनेट किया। मतलब राजा ने अपने इलाके से जिसको भी चुन लिया वो जाके उस इलाके से संविधान सभा में विराजेगा। तो यहां पर नॉमिनेशन हो रहा है और यहां पर अप्रत्यक्ष चुनाव हो रहे हैं, मतलब जनता को तो डायरेक्टली कोई पूछ ही नहीं रहा। तो अगर आपसे प्रीलिम्स में कभी ये आ जाए ना, मैं आपको जो पार्ट 2 कराऊंगा ना कल, उसमें मैं आपको क्वेश्चंस करवाऊंगा काफी सारे, ठीक है। तो यहां पर आपको एक बात याद रखनी है कि कोई जनता के द्वारा वोट नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, या तो अप्रत्यक्ष चुनाव हुए इनडायरेक्ट इलेक्शन, या फिर नॉमिनेशन हुआ है साहब, ठीक है। इसके अलावा कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद एक चीज और समझ लो, आप एक चीज और समझ लो, आप लोग इस चीज का नाम सुनते हो, ये जो अगले पेज पे लिखूंगा, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, सार्वभौमिक मत अधिकार। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, इसका मतलब जानते हो, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब क्या होता है, सार्वभौमिक मत अधिकार। सार्वभौमिक मत अधिकार दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो भी लोग अब एडल्ट हो चुके हैं वो वोट डाल सकते हैं। जो लोग क्या हो चुके हैं, जो लोग एडल्ट हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, अब वो क्या डाल सकते हैं, वोट डाल सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। ये वर्तमान में चलता है कि 18 साल का व्यक्ति वोट डाल सकता है। समझ रहे हो बात को, 18 साल का व्यक्ति क्या डाल सकता है, वोट डाल सकता है। लेकिन यह संविधान सभा के चुनाव में लागू नहीं हुआ था, ठीक है। यह बात समझ में आई आपको। ये कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शंस में यूज नहीं हुआ था। ये तो तब यूज होता ना जब डायरेक्ट इलेक्शन जनता देती, डायरेक्ट वोट जनता देती। जनता का तो डायरेक्ट वोट ही नहीं हुआ, तो फिर इस मेथड का यूज होने का मतलब ही नहीं बनता, सवाल ही नहीं बनता, कॉमन सेंस। ये संविधान सभा के इलेक्शंस में यूज नहीं हुआ। ये संविधान सभा के इलेक्शंस में यूज नहीं हुआ क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हुए ही नहीं थे। क्योंकि क्या नहीं हुए थे, क्योंकि डायरेक्ट इलेक्शन हुए ही नहीं थे, ठीक है। लेकिन इसका मतलब क्या नहीं है, समझ लो। लेकिन इसका मतलब क्या नहीं, यह भी समझ लो। लेकिन इसका मतलब यह नहीं भाई, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन बन जाएंगे, तुम्हारे होश उड़ जाएंगे, ऐसे ऐसे क्वेश्चन बनते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान सभा जनता की बात नहीं सुनती थी। सीए मतलब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा। किसको, संविधान सभा जनता की बात नहीं सुनती थी, जनता की बात नहीं सुनती थी। ये ऐसा नहीं है, सारे डिसीजंस जनता की चर्चा पर ही ये लोग लेते थे। सारे डिसीजंस जनता की बात को ध्यान में रख के ही लिए जाते थे, ध्यान में रख कर ही
10 महीने है साहब, 10 महीने, इसीलिए हर चीज चूर के पढ़ो, वरना फिर वही हाल कि फिर इतने रह गए, उतने रह गए, उतने रह गए। एक ना एक बार चूर के पढ़ना पड़ता है। अभी समय है, पढ़ रहे हैं, रख कर ही लिए जाते थे। तो संविधान सभा में क्या डायरेक्ट इलेक्शन होता था? नहीं होता था। क्या यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज सार्वभौमिक मताधिकार का उपयोग होता था? नहीं होता था। क्या संविधान सभा में नॉमिनेटेड मेंबर्स यानी कि मनोनीत सदस्य थे? हाँ थे। कितने थे? 93 थे, जो देसी रियासत यानी कि प्रिंसली स्टेट से आए थे। क्या संविधान सभा में जनता की बात को नहीं सुना जाता था क्योंकि जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया? नहीं, ऐसा नहीं है। संविधान सभा में, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जितने भी डिसीजंस होते थे वो सब कुछ जनता की बातों को, उनकी चर्चाओं को सुन के ही लिए जाते थे। समझ में आ रही है बात? जैसे कि मैं तुमको यहां पर ना एक क्वेश्चन दिखाऊंगा, एक तुमको मैं यहां पर क्वेश्चन दिखाता हूं साहब, क्वेश्चन देखना आप, ठीक है? एक क्वेश्चन देखना, देखूं मैंने वो अटैच किया भी है या नहीं। किया तो है। तुम कह रहे हो ना कि सर स्टेटमेंट वाला क्या ही ऐसा पूछ लेगा कि जो आप इतना ज्यादा तगड़ा पढ़ा रहे हो ये वाला। अब तुम ये देखो, अभी तुम्हारा जो दिमाग में जो डाउट्स हैं वो क्लियर हो जाएंगे। दिख रहा है ना कि जूम वूम करूं? मेरे ख्याल से तो दिख जाएगा, दिख रहा होगा थोड़ा बहुत तो। अब देखो, नहीं दिख रहा है, चलो जूम कर देता हूं, मैं नहीं चाहता कि तुम कष्ट लो बिल्कुल भी। ये पढ़ो साहब, यहां पर तुम ये पढ़ो इसको। यहां पर वो कह रहा है कि आपको ये बताना है कि कौन सी स्टेटमेंट सही है, ठीक है? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है? पहली स्टेटमेंट क्या कहती है कि संविधान सभा में जो सदस्य चुने गए इनको प्रांतीय चुनाव के आधार पर चुना गया 1946 में। प्रांतीय चुनाव मतलब प्रोविंशियल इलेक्शंस, मतलब मैंने आपको बताया था कि वो जो 296 सीट हैं, वो जो मेंबर्स हैं 296 सीट पर जो 296 मेंबर बैठेंगे वो अपने अपने प्रांतों में से यानी कि प्रोविंसेस में से आए थे। ब्रिटिश प्रोविंसेस, ब्रिटिश प्रांत, याद करो प्रांत शब्द आया था। तो उनको वहां के विधायकों ने चुन के भेजा था। लेकिन विधायक इनडायरेक्ट इलेक्शन तो कुछ नहीं लिखा। ये लिखा हुआ है कि संविधान सभा में मेंबर्स ऐसे थे जो प्रांतीय चुनाव यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन लड़के आए थे। बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, प्रोविंस अपने अपने प्रांतों में से ही चुनाव लड़के आए थे। फिर यह कहा जा रहा है कि संविधान सभा में देसी रियासतों से कोई भी नहीं आया था। अच्छा, तो फिर वो 93 सीट कहां से आई थी? गलत है ना स्टेटमेंट? गलत है। उसके बाद कहता है कि जो भी डिस्कशन संविधान सभा में होते थे उन पर कोई भी प्रभाव जनता के ओपिनियन का नहीं पड़ता था। गलत है। मैंने बोला आपको कि भले ही जनता ने डायरेक्ट वोट नहीं दिया है पर जनता की सारी बातों को सुनकर ही संविधान सभा फैसला लेती थी। तो यह कहना बिल्कुल भी गलत है कि जनता का जो ओपिनियन है, जनता की जो राय है, उसका कोई भी प्रभाव संविधान सभा के फैसले पर नहीं पड़ता था। बिल्कुल गलत है, पड़ता था। जनता की बात सुन के ही फैसले लिए जाते थे। तो यहां पर पहला ये मुझे ठीक लग रहा है, ये दोनों मुझे गलत लग रहे हैं। ठीक है, देखो कोड वाला क्वेश्चन है, कोड वाला। उसके बाद फर्स्ट वाला ठीक लग रहा है हमको, चौथा वाला भी पढ़ लेते हैं। देखो डिफिकल्ट लैंग्वेज यूज करी है इन्होंने, ऐसे ही तो बढ़िया टफ क्वेश्चन ऐसे ही आते हैं। कि क्या कहा? सामूहिक सहभागिता, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन। मतलब जानते हो सामूहिक सहभागिता, कलेक्टिव पार्टिसिपेशन का मतलब है कि जनता को इस बात का एहसास दिलाना कि तुम सबको भी पार्टिसिपेट करवाया जा रहा है, तुम्हारी बात भी सुनी जा रही है। ठीक है, तो कलेक्टिव पार्टिसिपेशन, सामूहिक सहभागिता का एक फीलिंग उत्पन्न करने के लिए, एक सेंस, एक भाव उत्पन्न करने के लिए जो है जनता से सुझाव लिए जाते थे। मतलब उनसे सबमिशंस करवाए जाते थे कि कुछ लिख के हमको दो, आप जो है सुझाव दीजिए। तो जनता लिख के पर्चियों में जो है देती थी। तो ये तो बिल्कुल सही है ना। संविधान सभा के सारे फैसले जनता के राय, जनता की चर्चा उसी पर आधारित होते थे। तो फर्स्ट और फोर्थ दोनों सही हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। दोस्तों समझ में आई चीज आपको? ये है कहानी। इस तरीके से क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि मैं देखूं अगर अगला क्वेश्चन भी कुछ उतने टॉपिक का हो जितना मैंने आपको पढ़ा दिया है, तो वो अगला वाला क्वेश्चन भी हम देख लेते हैं।
यहां पर क्या कहा जा रहा है, इसको भी साहब आप देख लो। इतना भयंकर भयंकर क्वेश्चन मैंने आपके लिए शुरुआत में लगा दिए ताकि एक बार में पता चल जाए कि आपको कितना समझ में आया है। तो क्या कहा गया, क्या कहा गया कि संविधान सभा में प्रांतीय चुनाव यानी कि प्रोविंशियल इलेक्शन हुए 1946 में। बिल्कुल सही बात है, जो 296 सीट थी उन पर प्रांतीय चुनाव से ही वो लोग आए थे, प्रोविंशियल इलेक्शन से आए थे, ठीक है। और मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में से अपना हाथ खींच लिया था। हाँ, ये वाला मैंने आपको नहीं पढ़ाया, ये मैं अभी आपको पढ़ाऊंगा। चलो फिर भी सॉल्व करके देखते हैं। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा में से अपना हाथ इसलिए खींच लिया था क्योंकि मुस्लिम लीग को अपनी सेपरेट पाकिस्तान के लिए अलग संविधान सभा चाहिए थी, और ये जो संविधान सभा बनी थी कैबिनेट मिशन के तहत, ये इंडिया की कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, ठीक है। तो मुस्लिम लीग ने अपना हाथ जो है खींच लिया था, और मुस्लिम लीग ने जब अपना हाथ खींच लिया तो सारे मुस्लिम जो मेंबर्स हैं वो संविधान सभा से निकल गए। अब जब मुस्लिम लीग के सारे मेंबर, उस टाइम दो ही तो पार्टी होती थी, एक कांग्रेस और एक मुस्लिम लीग। अब मुस्लिम लीग ने अपना हाथ खींच लिया तो वहां पर जितने भी सदस्य बचेंगे अब कॉन्स्टिट्यूएंट संविधान सभा के अंदर, वो सारे कौन होंगे, कांग्रेस के होंगे। तो वही आगे लगाया कि जब मुस्लिम लीग ने अपना हाथ खींच लिया तो ज्यादातर जो लोग बचे थे, ज्यादातर जो मेजॉरिटी बची थी वो कांग्रेस की बची थी, सारे लोग संविधान सभा में कांग्रेस के ही थे। तो उस आधार पर आपको जो है बताना है कि संविधान सभा को किस आधार पर जो है इस तरह से क्रिएट किया गया कि वो समाज के हर व्यक्ति को जो है उठाए। क्योंकि ये सेक्शन मैंने अभी आपको बताया नहीं है ना, अगली चीज मुझे आपको यही बतानी थी, कि क्या हुआ था कि जो सीट थी ना, उन सीट पे जनता की ये शिकायत तो रही कि आपने हमसे डायरेक्ट तो वोट करवाया नहीं। तो इस चीज को दूर करने के लिए क्या किया गया कि संविधान सभा में जिन लोगों को बिठाया गया वहां पर इस बात का यह ध्यान रखा गया कि हर जाति और हर धर्म से किसी ना किसी व्यक्ति को उठाया जाए। कोई भी कास्ट ऐसी नहीं छोड़ी गई जहां से किसी एक व्यक्ति को उठाकर नॉमिनेट कर या इलेक्ट कर नहीं लाया गया। हर कास्ट से व्यक्ति को उठाया गया और हर धर्म से व्यक्ति को उठाया गया। ये बात आपको समझ में आई? तो पहला पॉइंट क्या लिखा है, कि आप बताइए कि इनमें से क्या सही है क्या सही नहीं है। पहला लिखा है कि जो अल्पसंख्यक समूह थे यानी कि माइनॉरिटी ग्रुप्स, वहां से मेंबर्स को यानी कि सदस्यों को नॉमिनेट किया गया, मनोनीत किया गया। ऐसा तो हमने कुछ नहीं पढ़ा माइनॉरिटी। मैंने आपको यह बताया है कि हर जाति से और हर धर्म से व्यक्ति को हम नॉमिनेट करके, मतलब उसको उठा के लाए थे, इलेक्शन लड़वा के नहीं, नॉमिनेट करके हम उसको ले आए। क्योंकि इलेक्शन लड़वाते तो क्या पता वो कम जाति का देखकर उसको कोई वोट ही नहीं देता। तो इसीलिए हमने हर जाति और हर धर्म से कुछ लोगों को नॉमिनेट कर लिया कि तुम तो भैया उठ के सीधे आ जाओ। तो अल्पसंख्यक माइनॉरिटी ग्रुप्स का तो मैंने यहां पर फिलहाल कोई नाम नहीं लिया आपसे, ठीक है। ऑप्शंस के हिसाब से चलना है। फिर एक ऑप्शन क्या है कि हमने मनोनीत किया, नॉमिनेट किया लोगों को, कहां से? हर जाति से और हर धर्म से। तो यहां पर हमारा कांटा सही जा रहा है। अगला क्या है कि हमने मनोनीत किया, नॉमिनेट किया हर जाति से, हर धर्म से, महिलाओं को भी शामिल किया। सुनने में ये भी ठीक सा लग रहा है। लेकिन क्या कहा गया कि यहां पर जो है प्रिंसली स्टेट्स को भी शामिल कर रहा है, एंड ऑल्सो बाय टेकिंग इन रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द प्रिंसली स्टेट। दोस्तों यहां पर थोड़ा सा मामला भी गड़बड़ हो रहा है कि हमने प्रिंसली स्टेट को पहले से ही ठीक ठाक पहचान दे रखी थी। तो हमने प्रिंसली स्टेट को इसलिए शामिल नहीं किया था कि समाज में हर व्यक्ति को बराबर का दर्जा मिल जाए। ये क्वेश्चन समझना उतना आसान नहीं है, मैं जानता हूं, बट देसी रियासतों को हमने केवल इसलिए इंपॉर्टेंस दी क्योंकि वो राजा थे, वहां से भी कोई ना कोई आना चाहिए था, नहीं तो वो इंटरेस्टेड फील नहीं करेंगे हम। लेकिन क्वेश्चन ये कह रहा है कि समाज में सबको बराबर मानने के लिए क्या चीज की गई। तो ये वाला पॉइंट, चूंकि इसमें ये प्रिंसली स्टेट वाले आ गए हैं, इसीलिए हमने इनसे यहां पर ये पॉइंट हमको उतना जम नहीं रहा है। और ऊपर से इसमें क्या लिखा हुआ है कि सबसे जो है एक रिटर्न में एक सबमिशन मांगा गया, मतलब पूरी जनता से एक सबमिशन मांगा गया। ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ, रिटर्न सबमिशन तो किसी से ऐसा मांगा नहीं। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है?
चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, यहां पर कहा जा रहा है कि प्रिंसली स्टेट से लोगों को बुलाया गया और जो है उन सब से लिखित में अपना अपना कुछ ना कुछ जो है उनसे सबमिशन मांगा गया, उनसे निवेदन मांगा गया। तो ये सब पॉइंट्स ऐसे लग रहे हैं जबरदस्ती के से क्रिएटेड हैं। एक ही ऐसा पॉइंट है बी नंबर का पॉइंट जो सिंपल सी चीज कह रहा है कि हमने हर जाति से, हर धर्म से लोगों को नॉमिनेट किया ताकि समाज में एक सामाजिक इक्वेलिटी, एक जो है बराबरता, एक निष्पक्षता जो है वो बनी रहे। समझ रहे हैं आप क्वेश्चन को? ये टफ क्वेश्चन की कैटेगरी में है, नो डाउट। मैं इसको टफ ही मानूंगा और एग्जाम में अगर ऐसा क्वेश्चन आ गया तो व्यक्ति के जो है डेफिनेटली क्या हो जाएंगे, तोते उड़ जाएंगे। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं लगे हाथ, फिर मैं आज के इस लेक्चर को जो है क्लोज करूंगा फिर, ठीक है? अगले लेक्चर बढ़ेंगे। आपको बताना है कि यहां पर कौन सी स्टेटमेंट जो है दोस्तों सही है ना? इजी क्वेश्चंस में लाया ही नहीं हूं, क्या करोगे आप इजी क्वेश्चन करके? पहला कहा गया है कि यहां पर जो है इनडायरेक्ट चुनाव हुए। इनडायरेक्ट चुनाव हुए कहां पर? इनडायरेक्ट चुनाव हुए प्रांतों में, प्रांतों की विधानसभाओं में। बिल्कुल सही तो है, जो 296 सीट थी वो प्रांतों से ही तो आई थी, ब्रिटिश प्रोविंसेस से, और वहां पे सारे इनडायरेक्ट चुनाव ही तो हुए थे। सही लग रहा है पहला पॉइंट? मुझे तो जम रहा है पहला पॉइंट, ठीक है? तुम बताओ। जितने भी चुनाव हुए वो सार्वभौमिक मत अधिकार, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अरे नहीं, कहां हुए? इस पर तो हुए ही नहीं, डायरेक्ट इलेक्शंस ही नहीं हुए, तो फिर ये प्रोसेस कहां से आ गई? अलग से लिखवाया था, ये नहीं हुआ, नहीं हुआ, ठीक है? अच्छा, उसके बाद किस तरह से चुनाव किए जाएंगे ये कैबिनेट मिशन ने जो है बताया था। अब संविधान सभा तो कैबिनेट मिशन के बेस पर ही बनी थी, तो ये भी सुनकर कुछ कुछ क्या लग रहा है, ये भी सुनकर कुछ कुछ ठीक ही लग रहा है दोस्तों मुझे तो, ठीक है? फर्स्ट और थर्ड पॉइंट मुझे ठीक लग रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार से चुनाव होंगे वो कैबिनेट मिशन ने जो है हमको बताया था। बिल्कुल सही है, संविधान सभा का हर काम कैसे होगा कैबिनेट मिशन ने बनाया था, क्योंकि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के आधार पर ही बनी थी। फर्स्ट और थर्ड दोस्तों मुझे ठीक लग रहे हैं। यहां पर ये क्वेश्चन मॉडरेट कैटेगरी का है, इजी तो ये भी नहीं है। कहां पर कितनी सीट बांटी जाएंगी ये माउंटबेटन प्लान ने बताया। कौन सा माउंटबेटन प्लान कहां से आ गया? संविधान सभा में सारा काम कैबिनेट मिशन के आधार पर हुआ है। तो हमको ये फर्स्ट वाला इनडायरेक्ट चुनाव और ये तीसरा वाला कैबिनेट वाला ये सही लग रहा है, फर्स्ट एंड थर्ड। जी हां दोस्तों, फर्स्ट एंड थर्ड। डिफिकल्ट क्वेश्चन करोगे तब तुमको अपने नॉलेज का ज्ञान होगा। ऐसा नहीं कि इस कमेटी के हेड कौन थे, झंडा समिति के हेड कौन थे, राजेंद्र प्रसाद थे, तो छोटे छोटे ये सब चीजें नहीं पढ़ रही हैं। प्रारूप समिति के हेड कौन थे, फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, तो ये आसान चीजें तो हम पढ़ लेंगे, अगले पार्ट 2 में पढ़ लेंगे। लेकिन टफ चीज पढ़ोगे तो आप एग्जैक्ट कॉन्टेंट को जो है दोस्तों जान पाओगे, समझ पाओगे। अब मैं इसका पार्ट नंबर 2 लूंगा और पार्ट नंबर 2 में आपको रिमेनिंग संविधान सभा जो है मैं कंप्लीट करवा दूंगा। पैटर्न आप देखो, बिल्कुल नेचुरल पैटर्न रखा है मैंने, कोई बनावटी नहीं कि YouTube के लिए कोई चीज रिकॉर्ड कर रहा हूं तो पहले से बहुत प्रिपरेशन ये वो नहीं। तुम मुझसे ऑफलाइन में आके पढ़ते, मैं ऐसे ही पढ़ा था। अब खुद सोच लो अच्छा पढ़ा है या बुरा। ऑनलाइन कोर्स में पढ़ोगे ऐसा ही पढ़ाऊंगा, खुद सोच लो अच्छा है या बुरा, वो कंप्लीटली तुम्हारी इच्छा है। अब मैं आपसे इस पॉलिटी की जो सीरीज है क्रांति बैच 2.0 के अंदर, उसके लेक्चर नंबर 2 में मिलूंगा। हर 24 घंटे में आपसे मिलने का प्रयास करूंगा। बट दोस्तों बदकिस्मती से आज जब मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूं, आज शनिवार है और कल है संडे, तो संडे को तो मैं वैसे भी रिकॉर्ड नहीं कर पाऊंगा, सीधी सी बात आपको पता है। तो मंडे को ही फिर रिकॉर्डिंग हो पाएगी, ठीक है? चलो, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। मिलते हैं दोस्तों कब? लेक्चर नंबर 2 में। और पहले लेक्चर में अगर तगड़ा एक्सप्लेन करो तभी तो यार सब्जेक्ट समझ में आएगा, नहीं तो कैसे समझ में आएगा? तुम खुद ही बताओ, है कि नहीं? चलो, थैंक यू।